जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। आइए हम बात करने वाले हैं आज एक इम्पोर्टेंट सेशन और एक इम्पोर्टेंट सेट प्रैक्टिस को लेकर हम आए हुए हैं, जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट होने वाला है। बता दें कि यह सेट जो है वो किस चीज़ का सेट है, तो हम बात करेंगे इंडिया रिजर्व बटालियन यानी IRB परीक्षा 2017 की। यह एग्ज़ाम हुआ था 2017 में। यह IRB का सेट है, IRB का सेट है खोरठा का। और ये खोरठा का पूरा फुल सिलेबस कह सकते हैं कि आपके पूरा सिलेबस आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ से किस तरह के सवाल जो वो पूछे गए थे और आगे भी आने वाले एग्जाम में किस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं। एक एक करके हम सभी चीज़ों को देखते चलेंगे। जहाँ पे लगेगा हमको यहाँ पे ज़्यादा थोड़ा सा विस्तार से हमको बताना है, वहाँ पे थोड़ा हम डिटेल करने का प्रयास करेंगे। जहाँ पे लगेगा कि हाँ भाई काम चल सकता है, तो वहाँ पे हम आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन फिर भी एक मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो एक मोटी आपको ये आइडिया लग जाएगा कि खास करके इस तरह के एग्ज़ाम में किस तरह के सवाल जो वो खोरठा से पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को, और आप एक बार अंत तक बने रहेंगे, निश्चय ही यहाँ से आपको बेनिफिट नज़र आएगा। साथ ही साथ अगर चैनल पे अभी तक जुड़े नहीं हैं तो इस चैनल से जुड़ जाएं। यहाँ पे आपको खोरठा से रिलेटेड हर तरह के वीडियो आपको प्रोवाइड कराई जाती है, और साथ ही साथ हर एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए इसमें क्लास ली जा रही है। तो आपको यहाँ से जुड़ करके काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा। आप चाहे तो इस चैनल को जाकर विजिट कीजिए। आप चैनल पे प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं सारा क्वेश्चन पेपर जो है वो सेट प्रैक्टिस, फुल सेट प्रैक्टिस, हर तरह की सेट प्रैक्टिस इसमें करवाया जा रहा है। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो सेशन को। आज का पहला सवाल है कि आदर शब्द एक विशेषण रूप है। तो सबसे पहले तो हम समझते हैं संज्ञा। तो संज्ञा आप सभी को पता है कि किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान या नाम को हम संज्ञा कहते हैं, यानी किसी स्थान या नाम को ही जनरली कोनो नाम के हम संज्ञा कहल जाए। तो यहाँ पे सिंपल आपको याद रखना, किसी भी नाम को, चाहे वो स्थान का नाम हो, जगह का नाम हो, या कह सकते हैं कि किसी वस्तु का नाम हो, व्यक्ति का नाम हो, ये सभी क्या है कि संज्ञा वर्ड्स है। ठीक है, तो ये सारा हो जाएगा कि इसको हम संज्ञा कहते हैं। जैसे हमने एक शब्दावली लिखा, हमने एक वाक्य लिखा कि राम खाना खाता है, राम खाना खाता है। तो यहाँ पे हमने राम लिखा, तो राम कहने का अर्थ है यहाँ पे ये क्या है, ये एक संज्ञा वर्ड है। ये क्या है, ये संज्ञा है। लेकिन अगर हम यही इसके जगह पे एक दूसरा चीज़ लिखे कि वह खाना खाता है, हमने एक लिखा वह खाना खाता है, तो यहाँ पे क्या है कि वह के स्थान पर हमने क्या लिखा, संज्ञा के स्थान पर हमने क्या लिखा, वह, यानी राम के स्थान पे हमने चेंज करके वह कर दिया। तो संज्ञा के स्थान पर जिसको हम लाते हैं, यानी यहाँ पहले राम था, राम खाना खाता है, तो यह एक संज्ञा वर्ड था। लेकिन इसके जगह पे जो वर्ड आ जाए, इसके जगह पे जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, तो सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे सर्वनाम कहते हैं। फिर कहता है कि संज्ञा और सर्वनाम ये दोनों की जो विशेषता बतलाए, ये दोनों की जो विशेषता बतलाए उसे हम विशेषण कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। संज्ञा की अगर बात करें तो संज्ञा के कुल कितने भेद होते हैं, तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं। संज्ञा के कुल कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं। कई बार आपसे पूछा गया है, यहाँ पे आपसे साथ ही साथ इसमें डिटेल में भी पूछ लिया जाता है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन है, जातिवाचक संज्ञा कौन है, द्रव्यवाचक संज्ञा कौन है, समूहवाचक जिसको गोठवाचक संज्ञा खोरठा में कहा जाता है, और 5वां आता है भाववाचक संज्ञा। इस तरह से संज्ञा के 5 भेद भी आपको ध्यान में रखने हैं। तो यहाँ पे सवाल में पूछा गया कि आदर शब्द एक विशेषण रूप लगे, तो आदर का उल्टा अगर पूछता तो अनादर होता, आदर का उल्टा अनादर होता है। लेकिन अगर इसका गुण पूछता या भाववाचक पूछता या विशेषण पूछता तो आदरणीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आदरणीय। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है ककरा लोकगीत कर रूपे पहचान करल गेल है। ककरा लोकगीत कर रूपे पहचान करल गेल है। तो यहाँ पे लोकगीत के बारे में अगर बात करें तो सोहराय गीत, करम गीत और बिहा गीत, ये सभी को जो है वो लोकगीत की पहचान की गई है। तो इस तरह से इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल देख लेते हैं। तनी के बाधा एकर में उचित क्रिया विशेषण के खाली ठाव से भरा। तो यहाँ पे तनी के बांधा, तो यहाँ पे क्या होगा, रटरटाए के बांधा, कचकचाए के बांधा, फटफटाए के बांधा या पटपटाए के बांधा। तो तनी रटरटाए के बांधा, यानी रटरटाए यानी कहने का अर्थ है टाइट से बांधना।
जब हम किसी चीज़ को बांधते हैं तो बोलता है ना कि इसको रटरटा के बांधे, यानी टाइट करके पूरा बांधो। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? रटरटा के बांधना, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला सवाल है, खोरठा शब्द आयल के उल्टा माने हवा है। तो आयल के उल्टा की होता है? गेल होते हैं। आयल का उल्टा गेल, यानी आना का उल्टा क्या होगा? जाना। तो इस तरह से आयल का उल्टा क्या हो जाएगा? गेल। एक मौनी फूल कैसन काव्य है? तो आप सभी को पता है कि एक मौनी फूल जो है यह एक कविता संग्रह है। क्या है? यह एक कविता संग्रह है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि यह किसके द्वारा लिखा गया, तो संतोष कुमार महतो इसके कवि हैं, संतोष कुमार महतो इसके द्वारा लिखा गया है यह कविता संग्रह। तो याद रखेंगे एक मौनी फूल। अगर बात करें एक मौनी फूल में तो टोटल 31 कविताओं को शामिल किया गया है। टोटल कितने कविता हैं? तो 31 कविता इसमें है टोटल एक मौनी फूल में। ये भी आपको याद रखना है। इस तरह के सवाल आपसे अक्सर जो वो पूछे जाते हैं, और ऐसा नहीं है कि यह सवाल जो आपसे नहीं पूछा जा सकता है, डेफिनेटली आपको यह एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसलिए इन सभी चीज़ों को आप जरूर ध्यान में रखेंगे। यहाँ से आगे आने वाले एग्जाम में सवाल जो वो बन सकता है, इसलिए हमने आपको बता दिया कि इस तरह के सवाल जरूर आप ध्यान में रखेंगे। एक मौनी फूल, तो अगर पूछा जाए कि इसके लेखक कौन है, एक मौनी फूल के लेखक कौन है, तो लेखक तो आपका हो जाएगा संतोष कुमार महतो। और अगर आपसे पूछा जाए, अगर आपसे इसके जगह पे पूछा जाए कि इसमें कविता जो है वो दो टाइप से इसमें सवाल बनता है। एक तो सवाल बनता है कि इसकी रचना किसके द्वारा किया गया है, तो संतोष महतो के द्वारा। इसकी पहली कविता कौन है? एक मौनी फूल में 31 कविता है, तो क्या 31 कविता को याद करना संभव है? नहीं, संभव नहीं है। तो इसमें पहला कविता आपको याद रखना है प्रार्थना, पहला याद रखना है प्रार्थना, और अंतिम इसका याद रखना है कौन सा? तो अंतिम हो जाएगा इसका विदाई। अंतिम क्या हो जाएगा? विदाई। ये दोनों को बड़े आसानी से आप याद रख सकते हैं, है ना? कैसे? आइए हम समझते हैं। जब भी कहीं स्कूल में हम जाते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं? प्रार्थना करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं? प्रार्थना करते हैं। और जब हमारा पूरा क्लास खत्म हो जाता है तो उसके बाद हमें क्या मिलता है? स्कूल से विदाई मिलता है। उसके बाद क्या मिलता है? अंत में विदाई मिलता है। तो याद रखना है, एक मौनी फूल संतोष महतो के द्वारा लिखा गया है। यह एक कविता संग्रह है। इसमें टोटल 31 कविता है, और इसका पहला कविता जो है वो प्रार्थना है, और अंतिम कविता जो है वो विदाई है। इतना चीज़ आपको ध्यान में रखना है। इससे ज़्यादा आपसे सवाल जो वो नहीं पूछा जाएगा। ये अपना कह सकते हैं कि इतना तो आपको काफ़ी है। इतना आप ध्यान रखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा है। हो सकता है एक और सवाल बन सकता है कि एक मौनी फूल का प्रथम संस्करण कब हुआ था? तो 1986 में प्रथम संस्करण हुआ था, और टोटल इसका 3 संस्करण हुआ है अभी तक। ठीक है, 1986, 1988 और 2003, 3 बार इसका संस्करण हो चुका है। तृतीय संस्करण आया है 2003 में, उसके बाद इसका संस्करण नहीं आया। तो ये आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं, अगले सवाल को देख लेते हैं। लोक साहित्य के केकर संपत्ति मानल गेल है? तो यह सवाल जो वो कई बार इसके पहले भी सवाल पूछा गया है कि लोक साहित्य जो है ये पूरा समाज के संपत्ति मानल गेल है। ककरो एक व्यक्तिगत संपत्ति ना मानल गेल है, लोक साहित्य के पूरा समाज के संपत्ति मानल गेल है। रीढ़ हिंदी शब्द लागे ओकर खोरठा शब्द की हतै? तो बिसी या तो फिर बिसिया, है ना? रीढ़ का जो हड्डी होता है, रीढ़ होता है, तो उसको क्या कहा जाता है? बीसी या बिसिया। तो खोरठा में इसको क्या कहा जाता है? बीसी। अगला सवाल है कि लड़कपन में कौन सा संज्ञा प्रयोग कर गेल है, या कौन सा संज्ञा के प्रयोग हो वो है? तो लड़कपन यहाँ पे क्या है कि यह एक भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। तो यह क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी भाववाचक संज्ञा। उपन्यास पारसनाथ केकर रचना लागे? तो याद रखेंगे पारसनाथ जो है यह किसके द्वारा लिखा गया है? तो यह जो लिखा गया रचना है, यह एक उपन्यास है जिसको इम्तियाज गदर के द्वारा लिखा गया है। इम्तियाज गदर के द्वारा लिखा गया है। पारसनाथ, आप सभी को शायद ही झारखंड के कोई ऐसे लोग होंगे जो कि पारसनाथ को नहीं जानते होंगे, क्योंकि इनसे जो सबसे प्रमुख बातें आती है वो है झारखंड की सबसे ऊंची पर्वत, या झारखंड की सबसे ऊंचा पहाड़ जो है वो पारसनाथ पर्वत को ही माना जाता है, जिसकी ऊंचाई भी कई बार पूछ लिया जाता है। तो 1365 मीटर इसकी ऊंचाई है, 1365 मीटर इसकी ऊंचाई है। ये भी आपको याद रखना है।
80 लगभग फीट में अगर चेंज करेंगे तो वो भी फीट में भी चेंज करके कई बार पूछा जाता है, तो वो भी आपको याद में रखना है। अगर बात करें पारसनाथ, तो यह झारखंड के गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट में गिरिडीह जिले में स्थित है। कहाँ पे है? तो झारखंड के गिरिडीह जिले में स्थित है पारसनाथ पर्वत। आगे चलते हैं और यहाँ पे जो है पारसनाथ के जब शुरू होता है तो वहाँ पे मधुवन एक स्थान है, मधुवन एक स्थान है जहाँ पे मधुवन ये स्थान है जहाँ पे जैन का काफ़ी ज़्यादा चर्चित और काफ़ी महत्वपूर्ण मंदिर भी है। और साथ ही साथ ऐसी मान्यता है कि जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों में से 20 तीर्थंकरों का निर्वाण जो है यहाँ पे प्राप्ति हुआ था। तो ये भी कह सकते हैं कि एक मान्यता ऐसा है, तो ये भी आपको याद रखना है। साथ ही साथ पार्श्वनाथ जो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे, पार्श्वनाथ जो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे, उन्हीं के नाम पर यहाँ का स्थान का नाम जो रखा गया वो पारसनाथ पर्वत रखा गया है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। आगे चलते हैं अगले सवाल की ओर और बात करें जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन थे, तो अंतिम तीर्थंकर महावीर थे, अंतिम तीर्थंकर महावीर थे। चलिए आगे चलते हैं। नचनी काकी कहानी संग्रह कर रचनाकार के है, तो नचनी काकी के जो रचनाकार है वो है प्रहलाद चंद्र दास। प्रहलाद चंद्र दास इसका सही आंसर हो जाएगा। राजा दलेल सिंह का प्रमुख रचना के नाम बतावा, तो राजा दलेल सिंह अगर बात करें तो खोरठा के कहानी के सबसे प्राचीन कवि में से, रचनाकारों में से एक माना जाता है राजा दलेल सिंह को। यह बता दें कि यह रामगढ़ के राजा थे, रामगढ़ के राजा थे। तो कई बार यह भी सवाल जो है वो पूछा गया है। इनका जो सबसे प्रमुख रचना माना जाता है वो शिव सागर को माना जाता है, तो याद रखेंगे शिव सागर इनकी प्रमुख रचना है। इसके अलावे और भी रचना है लेकिन आपको शिव सागर याद रखना है। कौन कौन मूर्धन्य ध्वनिक व्यवहार खोरठाए ना है वो है ना करल जा है, तो खोरठा में सबसे पहले आपको याद रखना है कुछ ऐसी ध्वनियां हैं जिसका खोरठा में उपयोग नहीं किया जाता है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मूर्धन्य न और इस स का प्रयोग जो है वो खोरठा में नहीं किया जाता है, जबकि इन सब का प्रयोग जो है वो ये सभी ध्वनि का प्रयोग जो है वो खोरठा में होता है। अगर बात करें कि खोरठा में किस किस ध्वनि का प्रयोग या किस किस वर्णों का प्रयोग जो है वो नहीं किया जाता है, तो सबसे पहले आता है जैसे क ख ग घ का प्रयोग होता है, अंगा का प्रयोग नहीं होता है, अंगा का प्रयोग नहीं होता है। फिर ट ठ ड ढ मूर्धन्य न का प्रयोग नहीं होता है। इसके जगह पे आपको याद रखना, इसके जगह पे दंत न का प्रयोग किया जाता है। ता था दादा दंत न का प्रयोग होता है, जबकि मूर्धन्य न का प्रयोग जो है वो नहीं होता है खोरठा में। ठीक है, उसी तरह से प फ ब अंतस्य य का प्रयोग जो वो नहीं किया जाता है, इसके जगह पे ज का प्रयोग किया जाता है, इसके जगह पे ज का या तो फिर अ का प्रयोग किया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। फिर उसके बाद है व का प्रयोग भी हम खोरठा में ब के रूप में करते हैं। जैसे व्याकरण, हमने एक शब्द लिखा व्याकरण, तो खोरठा में व्याकरण को क्या लिखा जाता है? बेआकरण। क्या लिखा जाता है? बेआकरण। अब देख लीजिए वह जो है वो ब में चेंज हो गया, इस या अंतस्या या को हमने इस या में चेंज कर दिया और ये ना मूर्धन्य ना को हमने दंत ना में चेंज कर दिया। तो इस तरह से हमको परिवर्तित करके भी लिखना होता है। इन सभी चीज़ों को जब आप ध्यान रखेंगे तो हम आपको बता दें कि कभी भी आपको खोरठा वर्ण में या शब्दावली लिखने में, या जब आपको कोई शब्द छांटने के लिए देगा कि कौन सा शब्द शुद्ध है कौन सा शब्द अशुद्ध है, तो वहाँ पे आप आसानी से इन सभी कंसेप्ट के जरिए आप आसानी से उसका आंसर सही चेक कर पाएंगे और सही आंसर उसका चुन पाएंगे। चलिए आगे चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है कि अरे सोहन हिया आओ। तो अरे सोहन, जब भी यहाँ पे अरे ओ इस तरह के अचानक कोई वर्ड दिखाए तो उसे हम संबोधन कारक के रूप में बुलाते हैं, एक संबोधन कारक के रूप में मानते हैं। कारक की अगर बात करें तो कारक के टोटल 8 भेद होते हैं। कारक के कुल कितने भेद होते हैं? तो 8 भेद होते हैं। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान, अपादान, संबोधन, इस तरह से जो है वो आपके कुल 8 कारक के रूप में माना जाता है। इन सभी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। अगला सवाल देख लेते हैं। जेकर से अलगाव कर भावना उत्पन्न होव है ओकरा कहल जा है। तो जेकर से अलगाव की भावना उत्पन्न होव है ओकरा कहल जा है अपादान कारक। जैसे पेड़ से पत्ता गिरल, पेड़ से पत्ता गिरा, तो पेड़ से पत्ता का गिरना, तो ये क्या हो रहा है?
पेड़ से पत्ता का अलग होना, ये क्या है कि अपादान कारक के अंतर्गत आता है, जहाँ पे से लगा हो। जैसे हिमालय से गंगा नदी निकलती है, या तो गंगा नदी हिमालय से निकलती है, हिमालय से निकलती है, तो यहाँ पे क्या कि एक दूसरे से अलग होने की भावना दिख रहा है, यानी एक दूसरे से अलगाव की स्थिति पैदा हो, तो वहाँ पे हम अपादान कारक की बात करते हैं, वहाँ पे हम अपादान कारक की बात करते हैं। जहाँ पे का, के, को ये सब हो, वहाँ पे हम क्या कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, तो जहाँ पे का, के, को ये सब हो, वहाँ पे संबंध कारक की बात करते हैं, यानी एक दूसरे से संबंध को जोड़ने की बात होती है, तो उसको हम संबंध कारक के रूप में मानते हैं। जहाँ पे ने का प्रयोग हो, जैसे राम ने खाना खाया, तो ने हो, तो यहाँ पे क्या होता है, कर्ता कारक। कर्ता ने कर्म को, जहाँ पे को हो तो वहाँ पे कर्ता कारक होगा, से हो तो करण कारक होगा, का के ये सब हो तो वहाँ पे संबंध कारक की बात करें। साथ ही साथ अपादान में भी से का बात आता है, लेकिन वहाँ पे अलगाव की स्थिति पैदा होता है। में या तो फिर पर, में, पर, इस तरह से अगर वहाँ पे होता है तो इस तरह से भी आपको याद रखना है। अरे, ओ, ये सब जब भी बात आता है तो वहाँ पे संबोधन कारक की बात की जाती है। इस तरह से इन सभी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, ताकि आप आसानी से सभी चीज़ों को समझ पाएंगे। जब हम कारक पढ़ेंगे तो वहाँ पे पूरे डिटेल से एक एक चीज़ को हम समझेंगे, जिसके बाद आपको कारक जो है वो दोबारा आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ये मेरा दावा है। जब एक बार आप इस वीडियो को देख लेंगे, उस वीडियो को देख लेंगे जब आप कारक को, फिर उसके बाद आपको हर चीज़ आसानी से समझ में आ जाएगा। घोड़ा शब्द एक बहुवचन क्या हो जाएगा, तो घोड़वन हो जाएगा। घोड़ा शब्द का बहुवचन बनाने के लिए सबसे पहले हम उसमें प्रत्यय जोड़ते हैं। क्या करते हैं, उसमें हम प्रत्यय जोड़ते हैं। यहाँ पे घोड़वन में क्या प्रत्यय जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे था घोड़ा प्लस वैन, घोड़ा प्लस वैन क्या हो गया, घोड़वन। क्या हो गया, घोड़वन। तो घोड़वन यहाँ पे क्या हो जाएगा, बहुवचन हो जाएगा घोड़ा का। और यहाँ पे वैन क्या है, तो वैन प्रत्यय है। शब्द के आगे में जो प्रयोग होता है उसे उपसर्ग कहा जाता है, और अंत में जो होता है उसे हम प्रत्यय कहते हैं। आगे चलते हैं। खोटा साहित्य मध्यकाले साहित्यिक प्रकृति कैसन रहे, तो खोटा साहित्य में जो मध्यकाल के साहित्य जो माना जाता है उसकी प्रकृति किस प्रकार माना जाता है, तो उस समय जो था उसकी प्रकृति गेता था। कैसा था, गेता था। लिखित था, प्रतीक था, गेता था। तो इसमें मध्यकाल का जो माना जाता है साहित्य की प्रकृति, वो गेता की प्रकृति का माना जाता है। अगला सवाल है, इकर में कौन सुकुमार जी की एगो रचना है, तो सुकुमार जी की रचना जो है वो आप सभी ने पढ़ा होगा, डाह नाटक, जो काफ़ी ज़्यादा इनका फेमस रचना भी माना जाता है, काफ़ी ज़्यादा फेमस नाटक है। तो ये आपको याद रखना है कि डाह नाटक के रचनाकार कौन है, तो सुकुमार जी हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। साथ ही साथ अगर आपसे पूछ लिया जाए, अगर आपसे पूछा जाए कि इसकी भूमिका जो है वो, डाह नाटक की भूमिका जो है वो किसके द्वारा लिखा गया है, ये आपको हो सकता है कि आगे चल के फंसा सकता है ऐसा सवाल। तो ध्यान रखना है, जरूरी नहीं कि जो लेखक है वही उसकी भूमिका को भी लिखे, ऐसा जरूरी नहीं होता है। कई बार उसकी भूमिका अलग व्यक्ति के द्वारा लिखा जाता है, और कई सारी ऐसी चीज़ें होता है जो अलग अलग लोगों के द्वारा लिखा जाता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। आगे चलते हैं अगले सवाल की ओर। खोटा साहित्य सोमे सदानिक भाषा सबले बोर्ड विशेषता है, तो खोटा सहित सोमे सदानिक भाषा सबले बोर्ड विशेषता क्या है, तो इसका सबसे बड़ी विशेषता जो है वो है स्वर आगम की। सबसे बड़ी विशेषता जो है वो क्या हो जाएगा, सदानिक भाषा के स्वर आगम की। स्वर आगम यानी कह सकते हैं कि मध्य स्वर आगम होता है, ठीक है, स्वर आगम होता है, ये चीज आपको याद रखना है। तो स्वर आगम इसमें सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि जीव काट करे खोरठाएं कहल जा है, तो जीव काट करना यानी जीव कड़ा करना, जीव काट करे यानी जीव कड़ा करना, यानी नहीं कहते हैं कि पूरा जी काट करके उस चीज़ को उसने देख लिया, यानी क्या कि जीव को पूरा कड़ा कर लिया हमने, है ना। पूरा हमने डर लग रहा था, नहीं देख सकते थे, लेकिन फिर भी हमने जी को काट करके हमने उस चीज़ को देख लिया। जैसे होता है कि जी काट करे के, तो जो घटना नहीं भी देख सकते थे, हमने उस चीज़ को क्या किया, अपने आप को मजबूत करके, कड़ा करके, और उस चीज़ को हमने देख लिया। तो इस तरह के सवाल आपसे पूछा जाता है। अंडरी बौने बिलाय राजा पटतर के सही अर्थ की है, तो कमजोर लोग एक मांझे तनी बलगर कर राज जो हो है ओकरे बोलल जाए अंडरी बोने बिलाय राजा। अंडरी बोने बिलाय राजा यानी जहाँ पे थोड़े कमजोर लोग हैं वहाँ पे तनी बलगर का जो राज होता है उसी को बोला गया है अंडरी बोने बिलाय राजा।
और पड़तैर, पड़तैर आप सभी को पता है पड़तैर क्या कहा जाता है, तो लोकोक्ति को जो है वो पड़तैर कहा जाता है खोरठा में। लोकोक्ति को क्या है, पड़तैर कहा जाता है। कई जगह पे पड़तैर का मतलब उदाहरण के जगह पे भी लिया जाता है कि उदाहरण के स्थान पर भी पड़तैर शब्द का प्रयोग किया जाता है। एक शब्द और आता है आहना, एक शब्द आता है आहना। तो आहना का आप याद रखना है, आहना का मतलब होता है क्या, तो आहना का मतलब आपको बताना कि आहना का मतलब क्या होता है। तो जैसे आप पढ़ते हैं लोकोक्ति पढ़ते हैं और मुहावरा पढ़ते हैं, है ना, लोकोक्ति पढ़ते हैं और मुहावरा पढ़ते हैं, तो मुहावरा को आहना कहा जाता है, जबकि पड़तैर जो है वो लोकोक्ति को कहा जाता है। एक शब्द और आता है हियाली, एक शब्द और आता है हियाली। हियाली किसको कहा जाता है, ये भी काफ़ी ज़्यादा बार पूछा गया सवाल है। चलिए देखते हैं कितने लोगों को इसका आंसर आप सभी को पता है। हियाली का मतलब क्या होता है, आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि हियाली का मतलब क्या होता है और हियाली का अर्थ क्या होता है, यानी किस चीज़ को हम खोरठा में हियाली से उपयोग करते हैं, हियाली शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे लोकोक्ति को पड़तैर बोला जाता है, ठीक है, तो इन सभी चीज़ों को आपको याद रखना है। मुहावरा को आहना कहा जाता है, तो हियाली किसे कहा जाता है, तो हियाली का अर्थ क्या होता है ये आपको बताना है। आगे चलते हैं, अगला सवाल है पदमदास कौन राजा दरबारी कवि रहत। तो पदमदास जो थे ये राजा दलेल सिंह के दरबारी कवि थे। जैसे आप सभी को पता कि पुराने समय में जितने भी राजा थे उनके दरबार में कई सारे महत्वपूर्ण कवि रहते थे। जैसे अकबर के दरबार में 9 रत्न रहते थे, है ना, अकबर के दरबार में 9 रत्न रहते थे, जिसमें से कुछ कवि थे, कुछ पर्यावरणविद थे, कुछ पशु पक्षी के क्षेत्र में थे, कुछ कला और साहित्य के क्षेत्र से जुड़े हुए थे, कुछ चित्रकार थे। तो ये अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े हुए थे, जिनको 9 रत्न यानी 9 व्यक्ति जो प्रमुख व्यक्ति थे उनको 9 रत्नों की संज्ञा दी गई थी। तो उसी तरह से राजा दलेल सिंह के दरबार में भी पदमदास नाम का एक दरबारी कवि रहता था। तो ये आपको ध्यान में रखना है। राजा दलेल सिंह या रामगढ़ राज के राजा थे, रामगढ़ राज के राजा थे, ये भी आपको याद रखना है। कविता पुराण जो है वो कैसन साहित्य मानल गेल है, तो कविता पुराण जो ये एक बाल साहित्य है, एक बाल साहित्य है। खोरठा शब्द खीदर के विलोम की हवय। तो यहाँ पे क्या है कि खीदर मतलब होता है गंदा, खिदोर मतलब क्या होता है, गंदा होता है। तो फरिया या फरीच ये आपका सही आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। उपसर्ग का प्रयोग शब्द कहाँ का हव है, तो इसके बारे में हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि उपसर्ग का प्रयोग जो है वो शब्द के आगू में किया जाता है, जबकि प्रत्यय का प्रयोग जो है वो शब्द के पीछू में किया जाता है। तो प्रत्यय का प्रयोग शब्द के पीछू में और शब्द के आगू में जो प्रयोग होता है उसे क्या कहा जाता है, उपसर्ग कहा जाता है ना। आगे चलते हैं, खोरठा कितना स्वर वर्ण के प्रयोग होवे है, तो खोरठा में कुल 8 स्वर का प्रयोग किया जाता है, 8 स्वर वर्ण का प्रयोग जो वो किया जाता है। अब देखिए वर्ण जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये कहीं ना कहीं खोरठा में थोड़ा गलत है, ये टाइपिंग एरर है, टाइपिंग मिस्टेक है, ये आपको ध्यान रखना है। वर्ण जो है ऐसे तो हिंदी में इस तरह लिखा जाता है, लेकिन अगर इसको हम लिखेंगे खोरठा में तो वह जो है वो ब में चेंज होता है, ऊपर में आधा र जो है वो पूरा र में चेंज हो जाता है, और ये न जो है वो चेंज होकर के इस न में चेंज हो जाता है। तो इस तरह से वर्ण सही शब्द होता है, ये आपको याद रखना है। तो कई बार अगर शब्दावली शुद्ध छांटना हो तो आपके लिए ये सही होगा, और अगर ये नहीं मिले तो लास्ट में आपको मजबूरी में ये लिख देना है ना, ये मजबूरी में आपको छांटना है, लेकिन सबसे शुद्ध जो माना जाएगा वो यही माना जाएगा, ये आपको याद रखना है। आगे चलते हैं, और अगर आपसे पूछा जाए कि खोरठा में 8 स्वर वर्ण है जो वो कौन कौन से हैं, तो चलिए एक बार लिख देते हैं, उसके बाद आपको याद रहेगा। अ, अमिया आ, हरस्व ई, दीर्घ ई, हरस्व उ, दीर्घ उ, ए और ओ, ये 8 स्वर आपको खोरठा में प्रयोग किया जाता है। अ, अमिया आ, हरस्व ई, दीर्घ ई, हरस्व उ, दीर्घ उ, ए और ओ। अब यहाँ पे 2 चीज़ नहीं 4 चीज़ छूट रहा है, क्योंकि आप सभी को पता है कि जब हम लिखते हैं तो टोटल 12 लिखते हैं। अ, अमिया आ, हरस्व ई, दीर्घ ई, हरस्व उ, दीर्घ उ, ए, आय, तो यहाँ पे आय छूट रहा है, और ओ के बाद आव होता है, फिर अंग अ, तो ये 4 चीज़ छूट रहा है। चलिए उस चीज़ को भी लिख लेते हैं। जैसे एक हमने छोड़ा आय, एक हमने छोड़ा आव, एक हमने छोड़ा अंग, एक हमने छोड़ा अ, ये 4 चीज़ हमने छोड़ दिया, क्योंकि ये 4 चीज़ का काउंट जो वो खोरठा में नहीं होता है, याद रखेंगे। आई के जगह पे हम उसमें आई शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे हमने लिखा ऐनक, हमने लिखा ऐनक,
तो ऐनक लिखेंगे तो ऐनक ये गलत होगा खोरठा में। ऐनक लिखना है तो इस तरह से लिखेंगे ऐनक, याद रखेंगे। तो इस तरह से इस चीज़ को हम चेंज करके लिख सकते हैं। उसी तरह से औ का भी प्रयोग नहीं होता है, अंक का और अ का, इन चारों चीज़ों का जो है वो खोरठा में उपयोग नहीं होता है, इसको परिवर्तित करके लिखा जाता है। जैसे एक शब्द हमने लिखा औरत, एक शब्द हमने लिखा औरत, तो औरत को ये खोरठा में हम गलत बोलेंगे। हिंदी के लिए भले ये सही हो लेकिन खोरठा में ये गलत है। औरत जो है वो इस तरह से लिखेंगे तो ये सही होगा। औरत जो है वो खोरठा में इस तरह से सही होगा। तो याद रखेंगे इसका राइट इस तरह से खोरठा में होगा। आगे चलते हैं। आखिक गीत केकर रचना लागय। आखिक गीत केकर रचना लागय, ये भी काफ़ी ज़्यादा चर्चित कह सकते हैं कि माना जा रहा है, और आपको इसका ज़रूर याद रखना है कि आखिक गीत जो है किसकी रचना है। आखिक गीत जो है वो किसकी रचना है, देखते हैं कितने लोगों को पता है। ये चीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि आखिक गीत जो है वो किसकी रचना है। तो चलिए थोड़ा सा हम बता देते हैं, उसके बाद फिर आगे हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आखिक गीत की अगर बात करें तो इसकी रचना जो है वो श्रीनिवास पानुरी जी के द्वारा लिखा गया है। श्रीनिवास पानुरी जी के द्वारा लिखा गया है। इसमें टोटल अगर कविताओं की बात करें तो टोटल 72 कविता है। आप सुन के थोड़ा सा ताजुब लगेगा, लेकिन याद रखेंगे JSSC CGL में आपको ये सारा सिलेबस कवर करना है। थोड़ा सा कह सकते हैं कि ये मजाक ही किया गया है यहाँ के छात्रों के साथ, लेकिन फिर भी क्या कर सकते हैं, जो जब यही सब चीज़ को सबको झेलना पड़ रहा है तो आपको भी झेलना पड़ रहा है और सबको झेल रहा है, लेकिन ये गलत है। आखिक गीत अगर मान लेते हैं, आपको एक किताब तो पढ़ना नहीं है, 4 किताब पढ़ना है। जैसे हमने एक पहले बात किया, एक मौनी फूल, उसमें 31 कविता है, एक में 19 कविता है, और एक में और जो है वो लगभग आपके वही लगभग मान लेते हैं कि 20 कविता उसमें है, तो और एक में 72 है। तो आप यहाँ से देखें तो लगभग आपके 140 से 150 कविता सिर्फ पढ़ना है, 150 कविता पढ़ना है, ठीक है। तो 150 कविता हो गया आपका। अगर कविता की बात करें तो लगभग 150 है। कहानी की अगर बात करें तो कहानी आपको 2-3 पढ़ना है, जैसे छाहर में 10 पढ़ना है, और एक और कहानी आपको पढ़ना है आगे, तो उसमें भी 10 है, तो लगभग 20 कहानी आपको पढ़ना है। अगर बात करें निबंध, तो निबंध आपको कितना पढ़ना है, तो निबंध आपको पढ़ना है 12। जैसे खोरठा निबंध है तो खोरठा निबंध में 12 निबंध है, वो चीज़ पढ़ना है। अगर उपन्यास की बात करें तो उपन्यास भी आपको पढ़ना है, ठीक है, उपन्यास भी पढ़ना है। फिर उसके बाद नाटक पढ़ना है 4 ठो। तो अगर देखा जाए तो इतना सिलेबस है कि सिर्फ सिलेबस लड़का को याद करने में तो हालत ख़राब हो जाएगा कि आखिर में हमको क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है। सिर्फ सबसे पहले तो ये चीज़ याद रख लेना होगा कि किस कहानी में कितना कहानी पढ़ना है। ये अगर स्टूडेंट को याद हो गया तो समझ लीजिए कि वही बहुत बड़ी बात है। इतना लंबा सिलेबस है और उतना टाइम आपके पास, ऐसा नहीं कि याद नहीं किया जा सकता, याद किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए फिर टाइम भी तो होना चाहिए, समय भी होना चाहिए। समय एक तो कम है और दूसरा कि इतना लंबा सिलेबस भी है, तो ऐसे में थोड़ा डिफ़िकल्ट है भी। तो आखिक गीत अगर बात करें तो श्रीनिवास पानुरी जी की रचना है। इसमें कुल 72 कविता है। इसकी पहली कविता आपको याद रखना है। देखिए, आप इतने 72 कविता को तो आप याद रख नहीं सकते, तो ऐसे में क्या है, इसकी पहली कविता आप याद रख लीजिए, आइज हमर गीतेक देसे। इसकी पहली कविता क्या है, आइज हमर गीतेक देसे। आइज हमर गीतेक देसे, आज हमर गीतेक देसे इसका पहला कविता है। और अंतिम कविता जो है इसका नाम है छनिका। अंतिम कविता इसका नाम है छनिका, और पहला कविता जो है इसका नाम है आज हमर गीतेक देसे, ये पहला कविता है। तो ये दोनों चीज़ आपको याद रखना है, इसका पहला कविता और इसकी अंतिम कविता, ये दोनों आपको ध्यान में रखना है। आगे चलते हैं। डबरल शब्द के खोठाएँ की कहल जाए, तो पानी डबर गेलो यानी जमल पानी को कहा जाता है डबरल। तो ये सब चीज़ सिंपल चीज़ है, बहुत ज़्यादा। खटमल के खोठा में क्या कहल जाए, तो खटमल के खोठा में उड़ीस कहल जाए, यानी उड़ीस बड़ी हो गिलो। तो जैसे जो चारपाई होता है, खटिया जिसको बोलते हैं, है ना, तो बोलते हैं कि खटिया में उड़ीस बड़ी हो गिलो, यानी चारपाई में जो वो खटमल बहुत ज़्यादा हो गया है, तो खटमल को हम क्या कहते हैं, उड़ीस कहते हैं खोठा में। चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल है कि खोठा शब्द कोरा के हिंदी के अर्थ बतावा। तो कोरा में मतलब गिदरा के या बोलते हैं ना कि चेंगा के या तो छुआ के कोरा में ले ले, यानी गोद में ले लो, बच्चा को गोद में ले लो, तो यानी छुआ के कोरा में ले ले।
तो गोद उसको बोला जाता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? गोद हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। उ तोरा जान दिलो एकर हिंदी माने की हतो। तो इसके मतलब क्या होगा? तो इसका मतलब आपको बताना है कि इसका मतलब क्या हो जाएगा। तो उ तोरा जान दिलो, उसने अपनी जान दे दी, नहीं। वह तुमसे प्यार करता है, नहीं। तो उसने तुम्हें सूचना दी। उ तोरा जान दे लो, यानी बहुत बार होता है कि उ तोरा जान दे लो, यानी मतलब तुमको बुलाया है, तो उसने तुम्हें सूचना दी, इसका अर्थ होता है खोरठा में। आगे चलते हैं। खोरठा ठेठ शब्द हदकल कर उल्टा अर्थ की होते हैं। तो हदकल मतलब जो होता है जब आग जलता है तो लहरता है, उसी को हम कहते हैं हदकल। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? निझाल, यानी निझाल हो जाएगा इसका। छिरियाल कर उल्टा अर्थ बतावा। तो छिरियाल का क्या हो जाएगा? सैतल। छिरियाल मतलब अलग अलग बिखरा हुआ, और सैतल यानी एक जगह जमा किया हुआ या समेटा हुआ। लोकगीत ककरा कहल जाए। तो लोकगीत वैसे गीत को कहा जाता है जिसके रचनाकार के कोनो पता ना चले, यानी रचना तो लिखा हुआ लेकिन उसको किसने लिखा है इसके बारे में पता नहीं होता है, उसी को कहा जाता है लोकगीत। तो लोक कथा किसे कहते हैं? तो यहाँ पे लोक कथा किसे कहते हैं? एक लोक कथा भी तो आता है। तो लोक कथा उसे कहते हैं जो प्राचीन काल से चली आ रहे हैं। प्राचीन काल से जो कथा हम जो कहानी माध्यम से सुनते आ रहे हैं उसी को हम लोक कथा कहते हैं, जो पुराने समय से वह चला आ रहा है, तो उसको लोक कथा कहा जाता है। और लोकगीत वैसे रचना को कहते हैं जिसके रचनाकार का पता नहीं होता है, उसे लोकगीत कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। मुक्तिक डहर। मुक्तिक डहर काव्य के लिखवैया के नाम बतावा। तो मुक्तिक डहर इसके रचनाकार कौन है? तो इसका सही आंसर होगा श्याम सुंदर महतो। श्याम सुंदर महतो जी के द्वारा ही मुक्तिक डहर काव्य को लिखा गया है। अगला सवाल है कि लिख में सभी चलते हैं, लिख से हटकर बहादुर चलते हैं। इस शब्द के खोरठा में अनुवाद में छांटा। जैसे हमने कहा ना कि भीड़ में तो सभी कोई चलते हैं, जो भीड़ से अलग होके चले उसका ज़्यादा ये बहादुर का काम है, जो भीड़ से हटकर चलते हैं। जैसे नहीं होता कि कोई एक कार्य करने लगा तो सब उसी के पीछे पड़ गए, तो ये एक अलग चीज़ हो गया। लेकिन भीड़ से उस लीक से हट करके कोई कार्य करता है उसे वास्तविक बहादुर माना जाता है। तो इसका खोरठा में अगर अनुवाद करना हो तो लिखेंगे कि खीजल डहरे सभे चले। ठीक है, खीजल डहरे सभे चले, नावा बना के बहादुर चले। खीजल डहरे सभे चले। खीजल मतलब क्या होता है? जो भीड़ भाड़ वाला होता है, जो सब कोई चलता है। और नावा मतलब नया बनाए के जो बहादुर चले। तो नया रास्ता में जो चलता है वो बहादुर का काम होता है ना। जो पुराने रास्ते पे है, जो बना हुआ रास्ता है, वो पे तो सब कोई चलता है। जैसे यह जो दर्शाया था, किसने दर्शाया था? दशरथ मांझी ने, है ना। दशरथ मांझी ने इस चीज़ को दर्शाया भी था कि सब लोग घूम के जा रहे हैं तो हम भी घूम के या हम भी पहाड़ चढ़ के ही क्यों चले, चलो हम नया रास्ता बनाते हैं। तो उस तरह से तो वो बहादुर का काम, और उसने वास्तविक बहादुरी भी दिखाई थी कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आगे चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है खोरठा भाषाएं स बदले लिखल जा है। तो खोरठा भाषा में इस स के बदले में दो चीज़ का प्रयोग होता है। ये ऑप्शन आपको ध्यान में रखना है। ये ऑप्शन थोड़ा सा दोनों हो जाता है, यहाँ पे आंसर के अकॉर्डिंग भी ये दोनों होता। ठीक है, तो याद रखना है। जैसे हमने एक शब्द लिखा धनुष, एक शब्द हमने लिखा धनुष, तो ये हिंदी में ठीक है लेकिन खोरठा में ये गलत है, क्योंकि इस स का प्रयोग हम खोरठा में नहीं करते हैं। इसके जगह पे हम लिख सकते हैं, एक तो ये धनुष लिख सकते हैं, या तो फिर हम लिख सकते हैं धनुक, या तो धनुक या तो फिर धनुष, ये दोनों चीज़ लिख सकते हैं। तो इसलिए स और ख दोनों का प्रयोग होता है इस स के बदले में। जबकि ताली विशेष यानी तालब श के प्रयोग जगह पे हम किस स का प्रयोग करते हैं? इस स का। तो इस स का भी प्रयोग हम नहीं करते हैं खोरठा में, ये आपको ध्यान रखना है। छंजोगी छ का प्रयोग हम खोरठा में नहीं करते हैं। छंजोगी छ का प्रयोग नहीं करते हैं। इसके जगह पे हम या तो छ का, या तो फिर आधा छ का, या तो फिर आधा क और ख का, इसका प्रयोग हम करते हैं। जैसे परीक्षा, जैसे एक शब्द हमने लिखा परीक्षा, परीक्षा, तो परीक्षा ये खोरठा में गलत है। परीक्षा को अगर लिखना हो तो इस तरह से लिख सकते हैं, परीक्षा, परीक्षा, परीक्षा लिख सकते हैं, या तो फिर परीक्षा, परी आधा छमी छा, तो परीक्षा, इस तरह से लिख सकते हैं। ये सब सही है खोरठा में। हालांकि ये आपको लग रहा होगा कि ये थोड़ा गलत टाइप से लिखा हुआ है, लेकिन यही सही है खोरठा में। आप हिंदी वर्ड आप हमेशा पढ़े हैं, जिसके कारण से थोड़ा सा आदत बना हुआ है हिंदी वर्ड की ओर। तो जैसे आप अभी थोड़ा सा शिफ्ट करेंगे जब खोरठा की ओर, तो थोड़ा सा कुछ ऐसे वर्ड हैं जो थोड़ा सा आपको डिफ़िकल्ट नज़र आएगा। तो ये सिर्फ चीज़ आपको ध्यान में रखना है। वह पढ़ता तो अवश्य पास होता, ई वाक्य
खोरठा रूप में छांटा, यानी वह पढ़ता तो अवश्य पास होता, यानी ऊ पढ़तलक तो झुनझुना पास खतलक। झुनझुना यानी अवश्य, झुनझुना यानी जरूर, यानी अवश्य पास होता, तो ऊ पढ़तलक तो झुनझुना पास हतलक। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है कि कौन रचना विश्वनाथ दसौंधी के नाय लागे? तो पुटू सरपरास, घुर मुंडरी, अजगर और काव्य मंजरी। इसमें से आपको बताना कि कौन सा जो है इनकी रचना नहीं है, तो काव्य मंजरी। काव्य मंजरी जो है विश्वनाथ दसौंधी राज की रचना नहीं है, जबकि ये सभी जो रचना है वो विश्वनाथ दसौंधी राज के द्वारा लिखा गया है। खोरठा लोक कथा का संपादक के है? तो खोरठा लोक कथा के संपादक के है, तो इसका लेखक जो संपादक है वो डॉक्टर ए के झा है, अजीत कुमार झा इनका पूरा नाम है, ये भी आपको याद रखना है। तो डॉक्टर ए के झा खोरठा लोक कथा के संपादक है। अब बहुत बार लोगों को लगता है कि इसका नाम जो है या उपनाम जो है वो कैसे हम याद करें, तो आपको कुछ नहीं करना है, जितनी बार आप उस नाम को पढ़ें उतनी बार उसके साथ वो पूरा पढ़ें आप। जैसे जब भी ए के झा पढ़े तो अजीत कुमार झा, जब भी पीएन ओहदार पढ़ें तो डॉक्टर भोगनाथ ओहदार, तो ये नाम क्या पूरा पढ़ें तो आपको याद रहेगा, ताकि आप आगे जाकर के कन्फ्यूजन ना हो कि इनका पूरा नाम क्या है। जब भी आप किसी नाम के बारे में पढ़ें, जैसे कृष्णचंद्र दास आपने पढ़ा तो आला भी साथ में जोड़ करके पढ़ लीजिए, कृष्णचंद्र दास आला, तो उनको आला के उपनाम से जाना जाता है। जैसे आपने किसी नाम को पढ़ते हैं तो उस चीज़ को आपको याद रख लेना है, जैसे ए के झा तो झारपात, ए के झा झारपात, इनका उपनाम है झारपात। तो इस सब चीज़ को आपको याद रख लेना है ताकि आगे चल करके गलती ना हो और आपको याद करने में ज़्यादा डिफिकल्ट ना हो। खोरठा भाषक शब्द ओगरेक कर माने हव है, तो खोरठा भाषक शब्द ओगरेक माने की हव है, तो रखवाली करना। ओगरेक मतलब ये जैसे बोलते हैं ना कि यहाँ तू ओगरियो हम आवो ही हो, कोई खाए नहीं तो छगरी पटरू, तो वहाँ पे ओगरेक मतलब कि वो रखवाली करे, यानी रखवाली करना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगला सवाल है राम एगो होनहार छुआ लागे, हिया विशेषण है। तो राम तो क्या हो गया? राम तो यहाँ पे बता रहा है संज्ञा के बारे में, यह एक संज्ञा शब्द है, ठीक है। एगो की हो गया? एगो यहाँ पे संख्यावाची बता रहा है। छुआ क्या हो गया? छुआ आपको बताना है कि छुआ क्या है। तो छुआ जो है वो एक व्यक्ति विशेष के बारे में आपको बताया जा रहा है ना। एक संज्ञा के बारे में बताया जा रहा है कि होनहार जो है ये इसकी विशेषता बता रहा है ना। होनहार जो है वो इसकी विशेषता बता रहा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? होनहार। तो अगर इसमें विशेषण छाटना होता तो क्या छाटते? होनहार। गीतांजलि के खोरठाएं अनुवाद के कर ले है। तो गीतांजलि का जो लिखा गया था पहले तो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था। इसकी रचना जो है वो खोरठा में अनुवाद किसने किया था? तो मनमोहन पाठक के द्वारा इनका खोरठा में अनुवाद किया गया था, याद रखेंगे, मनमोहन पाठक। बिन ओनोचले के बिना की लागे में बिना की लागे, यानी बिन ऑन उले या बिन ओनौले। तो इसमें बिना क्या है, यानी बिन जो पहले जो उपयोग हुआ है वो क्या है? तो उपसर्ग है, क्योंकि शब्द के पहले जो प्रयोग होता है उसको उपसर्ग कहा जाता है, अंत में होता तो उसे क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। पहाड़ पर्वत शब्द कैसन लगे? तो यार एक दोनों के सहचर शब्द है, उल्टा तो होगा नहीं, क्योंकि उल्टा तो पहाड़ और पर्वत ये दोनों लगभग एक जैसा ही, समानार्थी जैसा ही है। तो ये दोनों जो होगा वो सहचर शब्द होगा, ना कि उल्टा शब्द होगा, है ना। ये दोनों क्या है? सहचर शब्द है। तो इस तरह से इसका सही आंसर होगा सी। ई कविता की लागे। तो यहाँ पे क्या है कि थोड़ा सा कविता को शामिल नहीं किया गया है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। जैसे वहाँ पे ऊपर में कुछ कविता लिखा हुआ था तो वहाँ पे बोला गया था इस कविता में जो है वो क्या है, और वहाँ से सवाल पूछा गया था। जो एक बुझवल था उसके बारे में पूछा गया था, और उसका फिर अर्थ पूछा गया था कि इसका जो है वो फरिज करा, उसका अर्थ क्या होगा उसके बारे में, जिसमें था शीत पानी को लेकर, मतलब एक बुझवल या पहेली जो है वो बोला गया था। जैसे नहीं होता है कि एक थारी में ढेरी, मतलब कुछ इसी तरह करके, जैसे तारा के बारे में बोला जाता है, या तो और भी कई तरह के बुझवल और पहेलियाँ बोली जाती है। तो उसी तरह से शीत वाला पानी जो होता है, शीत पानी होता है, उसी को लेकर एक बुझवल यहाँ पे बोला गया था। तो सबसे पहले पूछा गया यह क्या है? तो बुझवल है। और इसका अर्थ क्या होता है? तो अर्थ जो था वो शीत पानी था। ऊपरे लिखल गीत के कहिया गावल जाए। तो ऊपर में एक गीत दर्शाया गया था, गीत को यहाँ दर्शाया नहीं गया है। उस गीत के बारे में पूछा गया कि यह गीत जो वो कब कहिया गावल जाए।
तो सोहराय पर्वे एगो गीत गावल जा है, उसी गीत को यहाँ पे शामिल किया गया था। गीत यहाँ पे शामिल नहीं है, इसलिए क्षमा चाहेंगे, थोड़ा सा सवाल हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं इस चीज़ को। तो हम कोशिश करेंगे कि जब अगली बार इस चीज़ को हम लेकर आएँ तो उसमें इस गीत को भी हम इसमें शामिल कर पाएँ। आगे चलते हैं। अगला सवाल है कि हेठे लिखल कौनटा खोरठाक मूल शब्द लागे। तो इसमें से बताना कि खोरठाक मूल शब्द यहाँ पे पूछा जा रहा है। जैसे व्य, तो जैसे आप व देख रहे हैं तो ये सब तो होगा नहीं, क्योंकि खोरठा में व का प्रयोग नहीं होता, इसका नहीं होता, इसका नहीं होता है। व्यवहार, इसको बोला जाता है व्यवहार। व्यवहार यानी व के जगह पे ब का प्रयोग होता है। पराश्चित खोरठा साहित्य कर कैसन विधा है। तो पराश्चित जो है वो खोरठा विधा की किस प्रकार की रचना है। उपन्यास है, नाटक है, निबंध है या फिर कविता है। तो इसका सही आंसर होगा यह एक नाटक है। यह क्या है? एक नाटक है। खोरठा लोकोक्ति ढेर भेड़ी पोकाए मोरे। ढेर भेड़ी पोकाए मोरे यानी ज़रूरत से बेसी या ज़रूरत से जो ज़्यादा करता है उसको वो ठीक नहीं है। अरे भाई, जो आपका निश्चित या एक जेन्युइन जो लाइफ है उस चीज़ को आप करें तो ठीक है। या किसी चीज़ को नहीं बोलते हैं कि ज़रूरत से ज़्यादा किसी को सताना भी ठीक नहीं है, यानी किसी भी चीज़ को है कि ढेर भेड़ी पोकाए मोरे, यानी ज़रूरत से जो ज़्यादा करता है उसको दिक्कत भी होता है। तो ये चीज़ याद रखना है, ज़रूरत से बेसी ठीक ना है। तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा। अगला सवाल है कि इंजोर कर उल्टा की हो जाता है। इंजोर का उल्टा आधार हो जाता। रखते रांगल पंखा केकर रचना लगे। तो रखते रांगल पंखा यह जो है वो श्रीनिवास पानरी जी की प्रसिद्ध चर्चित रचना में से एक माना जाता है। रखते रांगल पंखा, ये भी आपको याद रखना है। एकर में कौनटा खोरठा लोक कथा नाय लगे। तो आपको याद रखना है कि बाभन आरभूत, नाग गोतर और धनेक गरब, ये तीनों तो है। जबकि चाभी काठी जो है एक उपन्यास है, या ना कि याद रखेंगे, यह जो है वो ना कि यह एक लोक कथा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी चाबी काठी जो एक लोक कथा नहीं है। अगला सवाल है खोरठा शब्द खुचरा कर उल्टा की होता। तो खुचरा के उल्टा गोटा हो जितो। खुचरा मतलब छोटा छोटा, खुचरा यानी 1 रुपया 2 रुपया सिक्का, और एक के बार कोई 2000 दिदल को, यानी एक गोटा दिदल को, है ना। और यहाँ पे एक 5 के 10 गो, 10 के 20 गो, तो ये खुचरा हो गया। कुछ सिक्का दिदल को, कुछ 5 टकवा, कुछ 10 टकवा, तो खुचरा हो गया, यानी खुचरा दे लो यहाँ पे, खुचरा। और एक के बार कोई दे दिया 2000, तो ये हो गया गोटा, है ना। तो खुचरा और गोटा। गुमनमुहा पढ़े कौन समास का प्रयोग करल गेल है। तो यहाँ पे गुमनमुहा में कर्मधारय यानी गुमनमुहा उसको बोला जाता है जो कम बोलता है। जो कम बोलता है उसको गुमनमुहा बोला जाता है, और जो ज़्यादा बोलता है उसको फदराहा बोला जाता है, फदराहा, है ना। और इसके अलावा और भी कई इसमें नाम है, लेकिन आपको एक दो नाम याद रखना जरूरी नहीं कि हर चीज़ का एक ही नाम होता है, एक से ज़्यादा भी होता है। जैसे डाह का कई बार पूछा जाता है कि डाह का मतलब की हो वो है। तो डाह का मतलब होता है ईर्ष्या करना, जलन होना, ठीक है, परपरी, ये सभी जो है इसका नाम है। तो जरूरी नहीं कि किसी भी नाम का एक ही नाम हो, बहुत सारा नाम हो सकता है। डाह का मतलब बहुत सारा है। तो उसी तरह से हर एक चीज़ का कई सारे अर्थ हो सकते हैं, अलग अलग अर्थ हो सकते हैं। तो जरूरी नहीं कि जो हम बोले वही एकमात्र वही सही होगा, इसके अलावा भी और हो सकता है। महतो कर स्त्रीलिंग बतावा। तो महतो का उल्टा क्या हो जाएगा? महत्वायन। क्या हो जाएगा? महत्वायन। तो हमने एक शब्द लिखा महतो जोड़ वाइन, ठीक है, महतो जोड़ आइन, महत्वायन, महतो जोड़ आइन, तो यहाँ पे हो जाएगा महत्वायन। क्या हो जाएगा? महत्वायन। आगे चलते हैं। और आइन यहाँ पे क्या था? प्रत्यय था। खोरठा शब्द ओनाविक, ओनाविक कर अर्थ की हवा है। तो ओनाविक अर्थ होता है ध्यान से सुने, ध्यान से सुने, इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही आंसर होगा ध्यान से सुने। देवनागरी वर्णमाला कौन तालव्य ध्वनि कर खोरठाए व्यवहार नख है। तो यह छ का प्रयोग करते हैं, इया का भी प्रयोग करते हैं, झ का प्रयोग करते हैं, लेकिन इस स का प्रयोग नहीं करते। इसके जगह पे या तो स का या तो फिर ख का प्रयोग करते हैं, याद रखना है। अगला सवाल है कि खोरठा भाषक शब्द ढेसावेक करे अर्थ हव है। तो ढेसावेक मतलब की हो वो है। ढेसावेक अर्थ होता है दोसर के दोष दिए, दोसर के दोष दिए का अर्थ होता है। ढेसावेक मतलब होता है दोसर के दोष देना, यानी अपन दोष कभी अपने पर गलती नहीं लगाएगा। जब भी कोई गलती होगा तो दूसरे के ऊपर बता दिया कि नहीं उसी के गलती के कारण से ऐसा होता है। चलिए आज का ये आखिरी सवाल है और इसका आंसर आप कमेंट करके बताएंगे कि पंचफोरन शब्द कौन समास है। समास का यह सवाल है। कर्मधार है, द्विगु, अव्ययी भाव, तत्पुरुष समास, ठीक है, द्वंद्व समास, तो अव्ययी भाव समास, ये सभी समास में से आपको बताना है कि पंचफोरन जो है वो कौन सा समास है। इसका आंसर आप कमेंट करके बताएंगे
कि देखते हैं कितने लोगों ने इससे पहले जो वो समास पढ़ा है और इसके बारे में आप सभी को पता है। तो आप आंसर इसको कमेंट करके ज़रूर बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। और साथ ही साथ कोशिश करें कि आप इस सवाल के साथ साथ आप समास के बारे में पूरा लिखें कि समास होता क्या है, समास के कितने भेद होते हैं और कौन कौन से समास का प्रयोग जो है वो किया जाता है, किस रूप में जो वो किया जाता है। तो समास के बारे में आपको पूरा लिखना है, आपको कमेंट करके। जब आप एक बार इस चीज़ को पूरा लिखेंगे तो आप लंबे समय तक समास जो वो आपको याद रहेगा, आपको फिर से इसको अलग से याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो आप सभी को एक बार फिर से अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम फिर से एक बार नए कोई टॉपिक को लेकर जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो। और उम्मीद करते हैं कि आज का ये वीडियो सेशन आप सभी को पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको चला जाए और आप आसानी से उसका बेनिफिट्स उठा सकें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद अंत तक बने रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत।